बेनी बेंजामिन इंडियन जूइश है, बेस्ड इन इजराइल, रामल्ला में है 54 साल से। सबसे पहले बेनी साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा, इतना आधुनिक डिफेंस सिस्टम है। जब मैं इजराइल आया था 4-5 दिनों के दौरे पर, तब मैंने वहां पर देखा था कि कितना शानदार सिक्योरिटी सिस्टम तेल अवीव, उसके आसपास के इलाकों में और जेरूशलम में है। चूक कहां से हो गई? My understanding wrong. And my Hindi is not so good, so you can mix, sir. You can mix. जो कुछ हो गया सैटरडे को, वो हमारे मिस्टेक से हो गया। नहीं, दूसरे किसको ब्लेम नहीं कर सकते हैं, बिकॉज आवर सिस्टम वाज फुल इलेक्ट्रॉनिक and the electronic system was completely down that day, and something happened and they opened somewhere about 20 places our fences, जो fences खोले 20 जगह पर, और उधर से उन लोग ने आना चालू किया। Somewhere about 2,000 terrorists came inside and they started murdering people and children and old people, and whatever happened, you all know on the TVs. So it's very, very bad in that way. I know it's a big mistake we had done, and we paid for it. But the Hamas will pay for it, definitely. ठीक है, मैं सीधे विशाल के पास चलता हूं। विशाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल इस वक्त अश्कलोन से रिपोर्ट कर रहे हैं, तेल अवीव से होते हुए वो अश्कलोन गए हैं। सबसे पहले विशाल, आप तो सुरक्षित है ना? ख्याल रखिएगा अपना। बिल्कुल दीपक जी, हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं और सुरक्षित रहते हुए दर्शकों तक एक एक खबर, सूचना यहां से लगातार पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। और हमने आज अपनी आंखों के सामने कम से कम 5 से 6 बार यहां पर रेड सायरन बजते हुए सुना और धमाकों को देखा कि किस तरह से हमने शेल्टर होम्स में और बंकर्स में जाकर काफी वक्त बिताया, ताकि जब हालात सामान्य हो तब बाहर निकले। और ये डर हमने लोगों के चेहरे पर भी यहां पर देखा है। हर आधे घंटे पर एक बार सायरन बजता है किसी ना किसी इलाके में और लोगों को बंकर्स में जाकर छिपना पड़ रहा है। हमास के जो आतंकी हैं वो लगातार रॉकेट से हमला कर रहे हैं, खासतौर पर इस अश्कलोन शहर में, और जो सद्रौत दूसरा जो शहर है, क्योंकि ये 2 ऐसे शहर हैं जहां पर सबसे पहले हमास के आतंकियों ने हमला बोला है, और ये दोनों ही शहर गाजा पट्टी के बेहद नजदीक हैं, और यही वजह है कि हमास के आतंकी इन शहरों को ज्यादा टारगेट बना रहे हैं। देखिए, अभी 2 बड़ी चुनौतियां हैं दीपक जी। एक ये कि इजराइल के जो 100 से ज्यादा नागरिक हैं, जिनके बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि जिन्हें हमास के आतंकियों ने बंधक बनाकर रखा है और उन्हें गाजा पट्टी लेकर वो गए हैं, उन इजराइल के नागरिकों को कैसे छुड़ाया जाएगा, एक ये सबसे बड़ी चुनौती। और साथ ही कई विदेशी नागरिकों के भी बंधक बनाए जाने की सूचना यहां पर आ रही है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, क्योंकि छुट्टी का दिन था, यहां पर त्योहार का एक तरह से दिन कहा जा सकता था जिस दिन ये आतंकी हमला हुआ है। लोग पार्टी कर रहे थे और उस वक्त ये हमला हुआ था। विदेशों के में भी बड़ी संख्या के लोग यहां पर पहुंचे हुए थे, और उस दौरान हमास ने कई विदेशी नागरिकों को भी किडनैप किया है। इन लोगों को हमास के कब्जे से छुड़ाना एक बड़ी चुनौती है। दूसरा, अभी जो ताजा अपडेट है ग्राउंड जीरो से, इजराइल ने लेबनान के जो हिजबुल्लाह के कैंप हैं उन पर भी एयर स्ट्राइक किया है। यानी लेबनान, जहां पर हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर अटैक करने का प्लान कर रहा था, उसने हमास का, ईरान इन दोनों ही आतंकी संगठनों को लगातार बैकअप दे रहा है, मदद दे रहा है। कुछ विदेशी रिपोर्ट्स को अगर हम माने तो उसमें यहां तक दावा किया जा रहा है कि जो प्लानिंग हमास की तरफ से की गई, जिस तरह से रॉकेट्स यहां पर 5,000 की संख्या में पहले दिन तैनात किए गए, लॉन्च किए गए, इन सब के पीछे ईरान का समर्थन हो सकता है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन ईरान यहां पर समर्थन कर रहा है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया जा रहा है। लेकिन दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो मिडिल ईस्ट को लेकर है। आपने जैसा शो के स्टार्ट में बताया, कई देश अब इस पूरे मुद्दे पर काफी अपना न्यूट्रल रुख रख रहे हैं, जिसमें सऊदी अरबिया है, यूएई है, ओमान है। ये देश कहीं ना कहीं अब बीच का स्टैंड ले रहे हैं। मिस्र भी बहुत बीच का स्टैंड लेता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है। वो मिस्र जो कि कई बार इजराइल के साथ लड़ चुका है, चाहे वो सुएज नहर का मुद्दा हो या फिर इससे पहले जो अरब इजराइल का संघर्ष हुआ था, उस समय भी मिस्र उन देशों के साथ खड़ा था। 1948 में भी जब आजादी के तुरंत बाद इजराइल के साथ लड़ाई हुई थी, तो कहीं ना कहीं कई ऐसे देश हैं जो इस वक्त न्यूट्रल रुख रख रहे हैं इस पूरे मिडिल ईस्ट के क्षेत्र में। लेकिन ईरान यहां पर इजराइल के लिए एक बड़ी चुनौती होगा, और ईरान जिन संगठनों को समर्थन कर रहा है वो इजराइल के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती
सकते हैं, लेकिन इजराइल लगातार यहां से अपनी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। खासतौर पर गजा पट्टी के इलाके में जो हमास से जुड़े हुए आतंकी ठिकाने हैं या उनसे जुड़े हुए जो लोग अलग अलग जगह पर छिपे हुए हैं, वहां पर एयर स्ट्राइक की जा रही है और लगातार यहां पर जवाबी कार्रवाई इजराइल की तरफ से जारी है। और यह युद्ध दीपक जी लंबा चलने की मुझे उम्मीद दिखाई दे रही है, क्योंकि लगातार हम ये महसूस कर रहे हैं इस पूरे इलाके में धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। गजा पट्टी बेहद नजदीक है, रॉकेट्स कहीं भी किसी भी जगह गिर जा रहे हैं। हमने अपनी आंखों के सामने एक घर पर रॉकेट गिरते हुए देखा, उस घर में पूरी तरह से आग लग गई। हमने एक गाड़ी के ऊपर रॉकेट गिरते हुए यहां पर देखा, वो गाड़ी पूरी तरह से जल गई। बड़ी बात यह रही कि सायरन समय पर बज गया और 30 सेकंड से 1 मिनट के अंतराल में लोग बंकर्स की तरफ चले गए और हमें भी एक बार मात्र 30 सेकंड का मौका मिला जिस जगह पर हम मौजूद थे वहां से बंकर्स तक जाने में, और वहां पर जाकर हमने अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयास किया ताकि अपने दर्शकों तक इजराइल ग्राउंड जीरो से हम रिपोर्ट पहुंचा सके। तो फिलहाल आप ये कह सकते हैं 3 बड़े पहलू यहां से दिखाई देते हैं। पहला, जिन लोगों को बंधक बनाया गया है उनकी वापसी कैसे होगी। दूसरा, विदेशी नागरिक क्या हमास के कब्जे में है। और तीसरा, मिडिल ईस्ट के जो देश हैं वो इस पर अपना रुख, जिस तरह से कई महत्वपूर्ण देश न्यूट्रल रखे हुए हैं, वो आगे चलकर भी क्या न्यूट्रल रहेंगे या किसी का साथ लेते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत इजराइल के साथ यहां पर खड़ा है और साथ ही जो अन्य पश्चिमी देश हैं वो इजराइल के साथ खड़े हैं, क्योंकि ये कि आतंकी हमला है, आतंकी हमले को कोई भी सही नहीं ठहरा सकता है और इसीलिए तमाम देश इजराइल के साथ खड़े हैं। ठीक है, मैं सीधे सबसे पहले चलता हूं सुशील पंडित जी के पास। सुशील पंडित जी, ये आतंकी हमला है, ये मजहब के नाम पर जिहाद है, क्या कहेंगे? फिर उसके बाद मैं हसन दुरानी साहब से पूछूंगा कि हमास ने जो हमला किया है क्या वो आतंकी हमला है या नहीं। सुशील पंडित जी, शुरुआत आपसे। इसके डिप्लोमेटिक एस्पेक्ट पर आऊंगा प्रभुदयाल जी से और जनरल साहब के पास। जी दीपक जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये एक जिहादी हमला है और जिहाद इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर में टोटल वॉर, पूरी तरीके का युद्ध, हर आयाम का युद्ध। और हर आयाम से मतलब यह है कि एक नवजात शिशु जो अभी पैदा हुआ है उससे लेकर एक अभी मरने को तैयार व्यक्ति, कितना ही बूढ़ा क्यों ना हो, आते हैं, ये वॉरियर्स समझे जाते हैं। इसमें औरत और मर्द का फर्क नहीं है, बच्चे और बूढ़े का फर्क नहीं है, हथियारबंद और निहत्थे का फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है बीमार में और सेहतमंद में। इसमें सब के सब मुजाहिद हैं। और अगर आप कहते हैं कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है तो आप वाजिबुल कत्ल हैं। ये साफ साफ इसमें ये कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर, इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर, इसके ऊपर किताबें लिखी गई हैं, खुद पाकिस्तान में लिखी गई हैं। तो सबसे पहले हम जो सोचते हैं कि ये औरतों के साथ क्या हो रहा है, ये बच्चों के साथ क्या हो रहा है, ये शवों के साथ क्या हो रहा है, ये निरपराध निर्दोषों के साथ क्या हो रहा है, तो हमें हैरान नहीं होना चाहिए। हमारा जिस जहनियत से मुकाबला है, जिस मानसिकता से सामना है, वो जिहादी मानसिकता है और वो कोई परहेज नहीं करती है। मानवीयता के आधार पर, करुणा के आधार पर, दया के आधार पर, ममता के आधार पर, नैतिकता के आधार पर कोई फर्क नहीं करती है, कोई लिहाज नहीं करती है। मुझे नहीं लगता कि बेंजामिन नेतन्याहू से बढ़िया नेतृत्व इजराइल के पास है इस समय ऐसी आपदा से निपटने के लिए। हमास ने, जिहाद ने एक रॉन्ग नंबर डायल किया है। ये इजराइल का 9/11 है और ये पूरे पश्चिम एशिया की शक्ल और सूरत बदलने वाला वाकया है। इसको हम अगर एक वाटरशेड मोमेंट कह सकते हैं। इतिहास में, तारीख में कुछ ऐसे लम्हे आते हैं जो माइलस्टोन बनते हैं, जो चिन्ह बन जाते हैं कि उससे पहले दुनिया एक थी और उसके बाद दुनिया बदल गई। ये वो वाला लम्हा है और आप और मैं और हम सब इसके गवाह बने हुए हैं, चश्मदीद बने हुए हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि हम खुशकिस्मत हैं कि बदकिस्मत हैं, क्योंकि वो तो अंजाम से पता चलेगा। लेकिन जो हो रहा है ये दुनिया को बदलने वाला लम्हा है और हमास ने जो कर दिया है उसके नताइज पर अब उसका कंट्रोल नहीं है। ये कहां जाके रुकेगा
किसका कितना नुकसान करेगा, कितनी कीमत इसकी वसूली जाएगी, ये अब उनके कंट्रोल में नहीं है। उन्होंने जो करना था सो कर दिया। जी